द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो अलेक्जेंडर ड्यूमा द्वारा लिखी गई एक अद्वितीय कथा है जो प्रतिशोध, प्रेम और न्याय की गाथा को बयान करती है। अलेक्जेंडर ड्यूमा, जो अपनी उत्कृष्ट और जीवंत लेखन शैली के लिए प्रसिद्ध हैं, ने इस कहानी में एक ऐसे नायक को प्रस्तुत किया है जिसका साहस और धैर्य हर पाठक को प्रेरित करता है। क्या होता है जब एक निर्दोष व्यक्ति को बेवजह कैद कर लिया जाता है? क्या बदला लेना उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य बन जाता है? क्या न्याय की प्राप्ति के लिए वह अपनी सारी इंसानियत को त्याग देगा? इस कहानी में ऐसे ही कई सवालों के जवाब छुपे हैं जो आपके मन को झकझोर देंगे। ड्यूमा की लेखनी की गहराई और उनके चरित्रों की संवेदनशीलता आपको इस कहानी से बांध कर रखेगी। तो तैयार हो जाइए इस अद्भुत यात्रा पर जाने के लिए, जहां रहस्य, रोमांच और भावनाओं का बवंडर आपका इंतजार कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1. एडमंड डैंटेस का परिचय। एडमंड डैंटेस एक 19 वर्षीय होनहार युवा है जो एक फ्रांसीसी जहाज फेरॉन का सहायक कप्तान है। वह अपने पिता और मंगेतर मर्सिडेस के साथ मार्सिले में रहता है। एडमंड एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति है जिसे जल्द ही कप्तान पदोन्नति मिलने वाली है। उसकी सादगी और ईमानदारी ने उसे अपने साथियों के बीच प्रिय बना दिया है, लेकिन उसकी सफलता ने कुछ लोगों में ईर्ष्या भी जगा दी है। एडमंड का जीवन बहुत साधारण और खुशहाल है। वह अपने पिता से बहुत प्यार करता है और मर्सिडेस के साथ अपने भविष्य के सपने देखता है, लेकिन उसकी खुशी और सादगी को कुछ ईर्ष्यालु लोगों की नजर लग जाती है। 2. झूठा आरोप। एडमंड के प्रतिद्वंद्वी फर्नांड मोंडिगो, जो मर्सिडेस से प्रेम करता है, डांगलार्स, जो एडमंड की पदोन्नति से ईर्ष्या करता है, और कैडेरुस, जो लोभी है, मिलकर एडमंड के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। वे एक झूठा पत्र लिखते हैं जिसमें एडमंड पर नेपोलियन बोनापार्ट की सहायता का आरोप लगाया जाता है। यह पत्र न्यायाधीश गेरार्ड डे विल्फोर तक पहुंचता है, जो अपनी राजनीतिक स्थिति बचाने के लिए एडमंड को गिरफ्तार करने का आदेश देता है। एडमंड को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे विश्वासघात का दोषी ठहराया जाता है। वह अपने भाग्य पर विश्वास नहीं कर पाता और उसे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ। 3. चातेउ डीफ में कारावास। एडमंड को समुद्र के बीच स्थित दुर्ग चातेउ डीफ में कैद कर दिया जाता है। वहां उसे अकेलेपन और निराशा का सामना करना पड़ता है। उसकी सारी आशाएं और सपने चूर चूर हो जाते हैं। जेल में एडमंड का समय बहुत कठिनाई से बीतता है। उसे अत्यधिक कष्ट सहने पड़ते हैं और वह अपनी बेगुनाही साबित करने का कोई तरीका नहीं देख पाता। वह दिन रात अपनी मर्सिडेस और अपने पिता की चिंता में डूबा रहता है। उसके चारों ओर अंधकार और उदासी छा जाती है। 4. अब्बे फारिया से मुलाकात। चातेउ डीफ में एडमंड की मुलाकात एक अन्य कैदी अब्बे फारिया से होती है। अब्बे फारिया एक बुद्धिमान और विद्वान व्यक्ति है जो वर्षों से जेल में बंद है। वह एडमंड को शिक्षा देता है, उसे विभिन्न भाषाएं, विज्ञान और गणित सिखाता है। अब्बे फारिया एडमंड को बताता है कि उसे किसने धोखा दिया और क्यों। वह एडमंड को मोंटे क्रिस्टो द्वीप पर छिपे खजाने की जानकारी भी देता है। अब्बे फारिया की संगति में एडमंड की सोच बदल जाती है। वह अब प्रतिशोध लेने के बारे में सोचने लगता है। उसकी ताकत और संकल्प बढ़ जाते हैं। वह अब्बे फारिया के साथ मिलकर भागने की योजना बनाता है। 5. महान पलायन। अब्बे फारिया की मृत्यु के बाद एडमंड उसकी लाश के थैले में छिपकर जेल से भागने की योजना बनाता है। जेलर यह सोचते हुए कि यह एक मृत शरीर है, थैले को समुद्र में फेंक देते हैं। एडमंड समुद्र में तैरकर एक जहाज तक पहुंचता है और भागने में सफल हो जाता है। वह अब अपने जीवन का उद्देश्य तय कर लेता है, अपने दुश्मनों से बदला लेना। एडमंड का पलायन बहुत ही रोमांचक होता है। वह अपनी पूरी ताकत और चतुराई का उपयोग करता है। उसकी यह यात्रा उसकी जीवन की सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। 6. खजाने की खोज। एडमंड मोंटे क्रिस्टो द्वीप पर पहुंचता है और वहां उसे अब्बे फारिया द्वारा बताए गए खजाने का पता चलता है।
वह खजाना ढूंढ लेता है और अचानक से वह बहुत अमीर बन जाता है। अब एडमंड एक नए नाम से जाना जाता है, काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो। अब उसके पास अपनी योजनाओं को अंजाम देने के लिए सभी संसाधन हैं। खजाने की खोज में एडमंड को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन उसकी मेहनत रंग लाती है और उसे अपार संपत्ति मिलती है। यह खजाना उसकी नई पहचान और जीवन का आधार बनता है। 7. काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो का जन्म। एडमंड अब काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो एक धनी और प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में समाज में वापस लौटता है। वह अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए एक विस्तृत योजना बनाता है। वह खुद को एक रहस्यमय और शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करता है, जिससे लोग उसके प्रति आकर्षित और भयभीत होते हैं। काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो की पहचान में एडमंड की चतुराई और रणनीति झलकती है। वह अपने नए रूप में समाज में धूम मचा देता है और सभी का ध्यान अपनी ओर खींचता है। 8. समाज में वापसी। काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो के रूप में एडमंड पेरिस के उच्च समाज में प्रवेश करता है। वह अपने दुश्मनों को पहचानता है और उनके खिलाफ धीरे धीरे अपनी योजना बनाना शुरू करता है। वह बहुत ही चतुराई और धैर्य से काम करता है ताकि उसकी असली पहचान छिपी रहे। एडमंड की वापसी समाज में बहुत ही प्रभावशाली होती है। वह अपनी योजनाओं को सावधानीपूर्वक अंजाम देता है और अपने दुश्मनों को उनके कर्मों की सजा देने के लिए तैयार रहता है। 9. प्रतिशोध की शुरुआत। एडमंड अपने दुश्मनों को बर्बाद करने के लिए अपने विशाल धन और संसाधनों का उपयोग करता है। वह प्रत्येक को उनके सबसे कमजोर बिंदुओं पर निशाना बनाता है। उसकी योजना बहुत ही जटिल और विस्तृत होती है, जिसमें वह अपने दुश्मनों को बिना किसी संदेह के बर्बाद करने में सफल होता है। एडमंड की प्रतिशोध की योजना बहुत ही सटीक और रणनीतिक होती है। वह अपने दुश्मनों को उनके कर्मों की सजा देने के लिए हर संभव प्रयास करता है। 10. फर्नांड मोंडिगो का पतन। फर्नांड, जिसने एडमंड को धोखा दिया था, का पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है जब काउंट उसकी सभी गुप्त बातों का खुलासा करता है। फर्नांड की पत्नी और पुत्र उसे छोड़ देते हैं और वह आत्महत्या कर लेता है। उसकी सारी प्रतिष्ठा और सम्मान ध्वस्त हो जाते हैं। फर्नांड का पतन बहुत ही दुखद और हृदय विदारक होता है। उसके जीवन की सभी खुशियां और सपने बर्बाद हो जाते हैं और वह अपनी गलतियों का परिणाम भुगतता है। 11. डांगलार्स का पतन। डांगलार्स, जिसने एडमंड के खिलाफ साजिश रची थी, को भी काउंट द्वारा आर्थिक रूप से बर्बाद कर दिया जाता है। काउंट उसके व्यापारिक लेन देन को इस तरह से प्रभावित करता है कि वह अपनी सारी संपत्ति खो देता है और कंगाल हो जाता है। अंत में डांगलार्स को उसकी लालच और ईर्ष्या की सजा मिलती है। डांगलार्स का पतन बहुत ही गंभीर होता है। उसकी पूरी संपत्ति और प्रतिष्ठा नष्ट हो जाती है और वह कंगाल हो जाता है। 12. विल्फोर का विनाश। विल्फोर, जिसने एडमंड को जेल में डालने का आदेश दिया था, का भी बुरा हाल होता है। काउंट उसकी पारिवारिक गुप्त बातों का खुलासा करता है, जिससे उसका परिवार बर्बाद हो जाता है। उसकी पत्नी आत्महत्या कर लेती है और उसका बेटा पागल हो जाता है। अंत में विल्फोर खुद भी पागल हो जाता है। विल्फोर का विनाश बहुत ही दुखद और त्रासदीपूर्ण होता है। उसका पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है और वह अपनी गलतियों का खामियाजा भुगतता है। 13. मर्सिडेस की त्रासदी। मर्सिडेस, जो अब फर्नांड की विधवा है, एडमंड को पहचान लेती है। वह एडमंड से मिलती है और उसे क्षमा करने के लिए कहती है। वह अपने बेटे के साथ एक साधारण जीवन जीने का फैसला करती है और एडमंड को भी जीवन में शांति पाने के लिए आग्रह करती है। मर्सिडेस की त्रासदी बहुत ही मार्मिक होती है। वह अपने पुराने प्रेम एडमंड को पहचान लेती है और उसे क्षमा करने की कोशिश करती है। 14. वास्तविकता और मुक्ति। एडमंड को अंत में समझ में आता है कि बदला लेना उसे सच्ची खुशी नहीं दे सकता। वह मर्सिडेस की बात मानकर अपने प्रतिशोध की योजनाओं को छोड़ देता है और क्षमा और मुक्ति के मार्ग पर चलता है। वह अपने जीवन में शांति पाता है और एक नई शुरुआत करता है। एडमंड की मुक्ति का मार्ग बहुत ही कठिन होता है, लेकिन अंत में उसे सच्ची खुशी और शांति मिलती है। एडमंड अपने प्रतिशोध की यात्रा को समाप्त करता है और एक नए जीवन की शुरुआत करता है, यह समझते हुए कि सच्ची शक्ति और सुख क्षमा में है।
वह एक नई पहचान और उद्देश्य के साथ आगे बढ़ता है, जीवन में सच्ची शांति और संतोष पाता है। कहानी यहाँ समाप्त होती है, यह संदेश देती है कि बदला लेने की बजाय क्षमा करने में ही सच्चा सुख है। आशा करते हैं कि यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल स्टोरी यूनिवर्स के साथ। धन्यवाद।